फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, वैशाली को क्यों भेजा तुमने। रसोई से कमरे में जाते वैशाली के कदम अपना नाम सुनते ही अपने आप ही रुक गए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने वैशाली को खेत पर भेज दिया। आज तक तो तुम और देविका भी कभी नहीं गई, फिर उसे क्यों भेजा। ये आवाज़ वैशाली के ससुर जी की थी, जो शायद वैशाली को खेत पर भेजने से नाराज़ थे और इस बात के लिए अपनी पत्नी से जवाब मांग रहे थे। अब आगे। अरे तो कौन सी काली हो जाएगी आपकी सुंदर बहू, सुदेश जी ने क्रोध में जवाब दिया। शायद उन्हें अपने पति का वैशाली के लिए उन्हें इस तरह बोलना नागवार लगा था। और फिर आपने अपने मन की कर तो ली, हम सब के खिलाफ जाकर उसे इस घर की बहू बनाकर तो ले आए हो, वरना वो काली लड़की कहाँ और मेरा बेटा कहाँ। आपके अतिरिक्त कोई भी इस विवाह के पक्ष में नहीं था, कोई भी नहीं, सुदेश जी ने खास जोर देकर कहा। मन पर लगे घाव बेशक दिखाई नहीं देते, परंतु वो उनका दर्द तन पर लगे घाव से अधिक होता है। तन पर लगे घाव से रक्त निकलने से हर किसी को हमारे दर्द का आभास होता है, परंतु मन के भाव जब बढ़ जाए तब वो आंसुओं को भी सुखा देते हैं। फिर किसी को भी उस व्यक्ति के दर्द का कोई एहसास नहीं होता और दर्द सहने वाला व्यक्ति हर क्षण हर दिन मरता है। आंखों में दर्द और चेहरे पर हंसी लिए आपने उसे इस घर की बहू बनाकर अपना पिता होने का कर्तव्य पूरा कर दिया। अब वो इस घर में कैसे रहेगी, क्या करेगी और क्या नहीं, ये तय करना केवल मेरा अधिकार है और इस मामले में किसी का भी हस्तक्षेप मुझे पसंद नहीं। और फिर जब गौरव को अपनी पत्नी के कार्य करने पर कोई आपत्ति नहीं, तो आप भला क्यों इतना क्रोधित हो रहे हो। सुदेश जी ने कड़े शब्दों में अपनी बात कही और गौरव के पिता को सुदेश जी के बात करने के तरीके से अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि इस मामले में अभी सुदेश जी उनकी कोई बात नहीं समझने वाली। इसलिए उन्होंने इस बहस को यहीं पूर्ण विराम देते हुए सो जाना ही उचित समझा। सुदेश जी की बात सुनकर वैशाली को समझ आ गया था कि क्यों सुदेश जी उसकी हर बात से चिढ़ जाती थी, क्यों वो उसके इतने प्रयास के बाद भी उसे नापसंद करती थी। वैशाली उनकी इच्छा के विरुद्ध इस घर में उनके बेटे की पत्नी और उनकी बहू बनकर आई थी और यही बात सुदेश जी को कांटे की तरह चुभती थी, जिस कारण वो वैशाली के रंग से परे जाकर उसके मन की सुंदरता को देख ही नहीं पाती थी। वैशाली के मन में रह रहकर एक ही वाक्य गूंज रहा था, वो किसी को भी पसंद नहीं थी, तो क्या मैं गौरव को भी पसंद नहीं, तो केवल ये रिश्ता अपने पिता की खुशी के लिए निभा रहे हैं, या फिर अविवाह होने के कारण उनके पास इस रिश्ते को निभाने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं बचा। तो क्या उनके मन में इस रिश्ते के प्रति प्रेम की जगह केवल जिम्मेदारी की भावना है। वैशाली जितना अधिक सोचती उतना ही विचारों के भौर में उलझती जाती। कभी उसका मन वो क्षण याद दिलाता जब गौरव उसकी परवाह करता, वह उसके जख्म पर मरहम लगाता, तो कभी वो क्षण याद आते जिसमें गौरव ने उसे तकलीफ में देखकर भी उसके लिए दवाई लाना भूल गया, अपनी माँ और बहन से बातें करने लगा था। वैशाली का मन बेलगाम घोड़े की तरह उसे हर दिशा में ले जाता, परंतु उसके पश्चात भी ना तो उसके प्रश्नों के उत्तर मिल पाते और ना ही उसके चित्त को शांति मिल रही थी। इसी दुविधा और कश्मकश के बीच चंद्रदेव का स्थान सूर्यदेव ने ले लिया और धरा पर उतरती किरणों ने नई सुबह के आगमन का संदेश दे दिया। वैशाली ने खुद को पूरी तरह से कार्य में लगा दिया। अब ना किसी से कोई उपेक्षा रखती और ना ही देविका या सुदेश जी की किसी बातों को मन से लगाती। गौरव के साथ अब भी उसका रिश्ता धूप छांव सा था, कभी लगता प्रेम है तो कभी लगता केवल जिम्मेदारी ही जिसे ये बंधन बंधा हुआ है। वैशाली सुबह का कार्य खत्म कर छत पर अपनी बहन के साथ बात कर रही थी, तभी देविका उसे बुलाने आ जाती है। भाभी, माँ ने आपको बुलाया है। अच्छा दी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वैशाली ने पूजा से कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना और समय समय पर फ़ोन करती रहना और जल्दी से मिलने आना, बाय। पूजा के फ़ोन काटते ही वैशाली जल्दी से नीचे गई। देविका, क्या तुमने उसे ठीक से कहा नहीं जो वो अभी तक नहीं आई। वैशाली के देर से आने पर सुदेश जी देविका पर नाराज़ हो रही थी। आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो माँ, मैंने तो जाते ही बोल दिया था, परंतु पता नहीं वो किससे फ़ोन पर बातें कर रही थी जो उन्होंने नीचे आना जरूरी नहीं समझा। भाई तो पूरा दिन कार्य में व्यस्त रहते हैं
और ये पता नहीं किसके साथ सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती है। सुदेश जी के कमरे की ओर जाती वैशाली के कानों में देविका की ये बात पड़ी तो कुछ समय के लिए वो स्तब्ध रह गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुदेश जी और देविका उसके घर से आने वाले फ़ोन को लेकर उसके चरित्र पर शक करने लगे थे। आपने बुलाया। वैशाली ने उन दोनों को आभास नहीं होने दिया कि उसने देविका की बातें सुन ली, क्योंकि वो इस बात को बढ़ाकर घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी। ज्येष्ठ मास आरंभ चल रहा है और चैत्र मास में बारिश शुरू हो जाएगा। उससे पहले खेत में उगी कटीली झाड़ियाँ साफ करनी है, तो तुम कल से सरोज के साथ जाकर सफाई करना शुरू कर दो। सुदेश जी ने जब वैशाली से कहा तो उन्हें लगा शायद वैशाली जाने के लिए मना कर दे, क्योंकि मई की आग उगलती गर्मी में इतना कठिन कार्य वैशाली ने कभी किया ही नहीं था। जी मैं कल सुबह चली जाऊंगी। वैशाली ने तुरंत ही हाँ कह दिया, क्योंकि अब उसे घर से अधिक अच्छा खेत पर लगने लगा था। चाहे वहाँ कार्य कठिन हो, परंतु वो वहाँ पर आज़ाद महसूस करती थी। उसे पता था घर में देविका और उसकी सासू जी हर समय उस पर नज़र रखती थी, ताकि वो कोई गलती करे और वो दोनों उसे सुना सकें। दूसरे दिन ही वैशाली खेत पर जाने लगी। पूरा दिन गर्मी में भी वो कार्य करती। उसके हाथों पर कितने ही कांटे चुभ गए और कितने जख्म बन गए थे, फिर भी वैशाली बिना किसी शिकायत के प्रतिदिन कार्य करने जा रही थी। वैशाली, तुम्हारे हाथों में बहुत सारे कांटे चुभने के घाव हैं। गौरव ने वैशाली के हाथ को देखकर कहा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा इस घर व खेत के कार्य समझने के लिए स्वयं कार्य करना आवश्यक है, परंतु तुम्हें इतना दर्द सहकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तुम आज खेत जाना रहने दो। वैशाली ने गौरव को उसकी फिक्र करता देख अच्छा लग रहा था। आप चिंता मत कीजिए, कार्य तो अब बस खत्म होने वाला है। तभी वैशाली के फ़ोन पर उसके भाई रवि का फ़ोन आता है, पर क्योंकि नीचे नेटवर्क सही नहीं आते, इसलिए बात करने के लिए वैशाली छत पर जाती है और गौरव भी अपने कार्य पर चला जाता है। अरे माँ, पता नहीं कितने फ़ोन आते हैं इसे। खेत पर भी इसलिए जाती होगी ताकि बिना किसी रोक टोक के आराम से बातें कर सके। देविका इसके पहले कुछ और कहती, वैशाली ने अपना फ़ोन उसके सामने कर दिया। ये लो और देख लो, कॉल रिकॉर्ड भी होती है इसमें, यदि चाहो तो वो भी सुनकर तसल्ली कर सकती हो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कब किससे बात करती हूँ। देविका की तो बोलती बंद हो गई थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी वैशाली उसकी बातें सुन लेगी और सुनकर इस तरह जवाब देगी। तभी सुदेश जी ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया। इसे डराने की कोशिश मत करो। सुदेश जी ने वैशाली पर क्रोधित होते हुए कहा, क्या गलत कहा इसने, और ये फ़ोन दिखाकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम कितनी सही और हम कितने गलत हैं, सब जानती हूँ। ये सब तुम जैसी चरित्रहीन औरतों की चाल को। तुमसे अधिक गलती तो तुम्हारे माता पिता और परिवार की है। उन्होंने यही तो सिखाया होगा शहर में रहकर। जब परिवार ही घटिया संस्कारों वाला हो तो भला उस घर की लड़की कैसे अच्छी हो सकती है? अरे तुम्हारे परिवार को तो बस अब और नहीं माँ जी। सुदेश जी के कुछ बोलने से पहले ही वैशाली ने उन्हें रोक दिया। आप मुझे मेरे रंग व कार्य पर कुछ भी कह लो, परंतु अपने परिवार व चरित्र पर मैं कोई भी आरोप सहन नहीं करूँगी। वैशाली ने पहली बार सुदेश जी को जवाब दिया था। वैशाली का ये जवाब सुदेश जी की क्रोध अग्नि को भड़काने वाला था, जिसमें वैशाली और गौरव का रिश्ता जलने वाला था। एक लड़की ससुराल में सब कुछ सहन कर जाती है, हर अपमान और दर्द के बावजूद भी मुस्कुराकर हर रिश्ता निभाती है, परंतु जिस दिन उसके माता पिता और परिवार का अपमान किया जाता है, जिस दिन उसके साफ दामन पर चरित्रहीन होने का लांछन लगाया जाता है, वो दिन उसके सब्र का आखिरी दिन होता है। वैशाली ने पहली बार सुदेश जी को जवाब दिया था। इस बात का विश्वास ना तो देविका को रहा था, ना ही सुदेश जी को। तुम्हारे संस्कार तो दिख रहे हैं, किस तरह तुम्हें अपनी सास से लड़ना सिखाया है तुम्हारे परिवार वालों ने। सुदेश जी ने क्रोध में वैशाली को एक और कड़वी बात कही। वैशाली ने खुद को शांत करते हुए कहा, मेरे परिवार के संस्कार अच्छे थे, तभी मैं आज भी महीने के उन दिनों में ज़मीन पर सोती हूँ, जबकि मैं कभी भी सहमत नहीं थी। आपने खेत पर कार्य करने को कहा तो वो भी किया। मई की इस गर्मी में भी सारा दिन खेतों में कार्य करते समय कितने कांटों से मेरे हाथ जख्मी हो गए।
फिर भी मैंने आपसे या किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे परिवार से बड़ों का सम्मान करने की और ससुराल को घर व ससुराल वालों को परिवार मान यहाँ के सुख शांति और समृद्धि के लिए हर कार्य करने की सीख दी गई है। सुदेश जी के क्रोध को वैशाली की बातों ने और बढ़ा दिया। बस करो अपना ये भाषण, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा ढोंग। तुमने साबित कर दिया, चाहे जो भी कर लो, बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती। वैशाली को बहुत आश्चर्य हुआ ये सुनकर, आखिर इन्होंने कौन सा उसके साथ बेटी वाला सलूक किया था। बेटी जैसी? वैशाली ने बड़े ही अचरज से कहा। कौन सा परिवार अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करता है? और अगर करता भी हो तो आपको कैसा लगेगा अगर आपकी बेटी को भी इसी तरह का परिवार मिले, जो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसे आप मेरे साथ करते हैं, बिल्कुल बेटी की तरह। वैशाली ने ये बात शांत तौर पर कही, परंतु उसकी सास को ये व्यंग की तरह लगी। वैशाली, चटाक! सुदेश जी ने क्रोध में आकर वैशाली को थप्पड़ लगा दिया। तुम अपनी तुलना मेरी बेटी से कर रही हो। तुम कहाँ और मेरी देविका कहाँ? तुम्हारी तरह नहीं है वो। वैशाली की बात पर देविका वैशाली को घृणा से देखती है। भाभी, आपका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है तो केवल आपकी ही गलती से, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप मेरे वैवाहिक जीवन को अपनी काली नज़र लगा दो। वैशाली ने देविका का हाथ पकड़ते हुए कहा, नज़र? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हें अपनी छोटी बहन के जैसे मानती हूँ, तो फिर मैं कैसे तुम्हारी खुशियों को नज़र लगा सकती हूँ? रहने दो आप भाभी, इतना नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। देविका ने वैशाली का हाथ झटकते हुए कहा, जिससे वैशाली का फ़ोन पास के पलंग पर गिर गया। वैशाली बात ना बढ़े इसलिए वहाँ से जाने लगी। तभी सुदेश जी ने पीछे से आवाज़ देकर उसे रोक लिया। क्या तुम्हें इतनी सी भी समझ नहीं कि अभी अभी जो बदतमीजी तुमने की उसके लिए क्षमा ही मांग लो? किस बात के लिए क्षमा? वैशाली ने आश्चर्य से कहा। मैं अगर गलती करती तो एक बार नहीं 100 बार क्षमा मांगती, परंतु बिना गलती के मैं कोई क्षमा नहीं मांगने वाली। वैशाली के इस जवाब पर सुदेश जी ने वैशाली को थप्पड़ मारने के लिए फिर से हाथ उठाया, जिसे वैशाली ने पकड़ लिया। मैंने कहा ना आपसे, ना तो बिना गलती के क्षमा मांगने वाली हूँ और ना ही आपका एक और थप्पड़ खाने वाली। वैशाली के इस व्यवहार ने सुदेश जी के क्रोध को अत्यधिक बढ़ा दिया और उन्होंने लपक कर दोनों हाथों से वैशाली का गला पकड़ लिया और उसे दबाने लगी। अचानक हुए इस हमले से वैशाली घबरा गई और अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आप क्या कर रहे हो? वैशाली से ना बोला जा रहा था और ना ही वो सांस ले पा रही थी। उसने पूरा बल लगा दिया, फिर भी वो सुदेश जी की पकड़ से अपना गला नहीं छुड़ा पा रही थी। देविका, मेरी मदद करो, मैं सांस नहीं। वैशाली के कहने से मानो देविका होश में आई। अपनी माँ को इतने क्रोध में अचानक वैशाली के गला दबाते देख देविका जैसे सुन पड़ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैशाली के बुलाने पर वो तुरंत उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। माँ छोड़ो उसे, माँ वो मर जाएगी तो आप और मैं फंस जाएंगे, छोड़ो उसे माँ। देविका की बातों से जैसे ही सुदेश जी के हाथों की पकड़ ढीली होती है, वैशाली तुरंत ही गला छुड़ाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। वैशाली ने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वहीं दरवाजे से टिक कर बैठकर अपनी उखड़ी सांसों को नियंत्रित करने लगी। इस समय वैशाली की हृदय गति जितनी तीव्र चल रही थी, दिमाग उतना ही सुन पड़ गया था। उसका शरीर डर से काँप रहा था, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। गला प्यास से सूख रहा था, परंतु अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो रसोई में जाकर पानी पी सके। उसे रह रहकर आभास होता मानो सुदेश जी के हाथ अभी भी उसके गले पर हों। अगर देविका समय पर नहीं आती तो इस ख्याल के आते ही उसके पूरे शरीर में सिहरन सी होने लगती है। दिमाग ने मानो काम करना ही बंद कर दिया था। वैशाली बहुत देर तक वैसे ही दरवाजे के पास बैठी रही। फ़ोन, भाई को फ़ोन करती हूँ, पर मेरा फ़ोन कहाँ है? हे भगवान, फ़ोन तो वही कमरे में रह गया। वैशाली अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई और दिमाग को शांत कर बाहर से आती आवाज़ों से बाहर की हलचल का अंदाज़ा लगाने लगी। तभी उसे देविका की आवाज़ आती है।
माँ आप चलो मेरे साथ, देविका का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जाती है। मुझे कहीं नहीं जाना, हाथ छोड़ मेरा। आज तूने भी उसका साथ दिया, अपनी माँ के खिलाफ हो गई तो उस कल की आई लड़की के लिए। सुदेशी अब देविका से नाराज़ थी, क्योंकि माँ मैं उसे नहीं छुड़ाती तो आप उसे मार देती और फिर हम दोनों जेल में होते। वो हमें पसंद नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे मार कर अपना ही भविष्य खराब कर दें। इसलिए अब आप नाराज़गी छोड़ो और मेरे साथ रसोई में चलो, मैं आपको अच्छी सी चाय बनाकर पिलाती हूँ। जब वैशाली को लगता है कि वो दोनों रसोई में चले गए, तब वो अपनी पायल निकाल देती है ताकि उसकी आवाज़ से उन दोनों को उसके बाहर निकलने की भनक ना लगे। फिर वो धीरे से कमरे में जाकर अपना फ़ोन ढूंढती है। ये रहा फ़ोन वहीं पलंग पर पड़ा था। वैशाली फ़ोन लेकर उन दोनों की नज़रों से बचकर वो छत पर चली जाती है। फ़ोन तो वैशाली के पास आ गया था, परंतु मन अभी भी अनिश्चित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब अपने मायके में बताए या नहीं, क्योंकि इससे बात बहुत अधिक बढ़ सकती थी। फिर उसे अपनी सास का वो वहसी रवैया याद आया तो उसे अब भी उसे लगा जैसे वो गला दबाए हुए हैं। वो हादसा याद आते ही वैशाली के मन में असुरक्षा की भावना आ गई। उसे लगा जो आज उन्होंने किया ये वो आगे भी कर सकते हैं, और उस स्थिति में वो फिर से कमज़ोर पड़ गई और किसी ने उसकी मदद नहीं की तो निश्चित ही सुदेशी उसके प्राण ही ले लेंगी। इस ख्याल के आते ही वैशाली ने कांपते हाथों से सुनील भाई को फ़ोन लगा दिया। जैसे जैसे फ़ोन की रिंग जा रही थी वैसे वैसे वैशाली की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। आखिर में सुनील ने कॉल रिसीव कर ही लिया। सुनील, हेलो भाई की आवाज़ सुनते ही वैशाली की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। उसका गला भर आया, मुंह से शब्दों के स्थान पर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सुनील, हेलो वैशाली, क्या हुआ? वैशाली, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो। वैशाली के इस तरह रोने की आवाज़ आने से सुनील बहुत ही विचलित हो गया था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।